नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश के जिस एजेंसी के नाम से प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या सेंटर का कोई दिग्गज नेता हो, दोनों कांपते हैं। उसी ईडी के रांची में स्थित जोनल ऑफिस में झारखंड पुलिस की टीम घुस जाती है और ये कोई विजिट नहीं थी, बल्कि ये सर्च ऑपरेशन था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रदेश की पुलिस अब सीधे सेंटर की एजेंसियों से टकरा रही है। पहले हमने बंगाल में देखा, अब वही घटना झारखंड में हो रही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वार है, ये कैसे हमारे संविधान की मूल भावना को, हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समाप्त कर रही है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत हो रही है 12 जनवरी को, जहां संतोष कुमार, जो झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्य करते हैं, एयरपोर्ट थाने पहुंचते हैं। उनके सिर पर पट्टियां बंधी होती हैं और आरोप वो लगाते हैं ईडी के खिलाफ, जो कि बेहद संगीन है। संतोष का दावा ये था कि उन्हें 23 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। वो सुबह में 9 बजे तक ही पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे तक उनको ऐसे ही बैठाया गया और उसके बाद उनको ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक के चैम्बर में ले जाया गया और उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो उन सारे आरोपों को स्वीकार कर लें जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं या जो उन्होंने किए भी नहीं है। लेकिन जब संतोष ने इनकार कर दिया, तो आरोप ये है संतोष जी का कि ईडी के अधिकारियों ने, प्रतीक ने और शुभम ने और भी बाकी अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, गाली गलौज की। संतोष कुमार के अगर शब्दों में कहें तो मेरे सिर पर कांच की बोतल या किसी भारी चीज से वार किया गया, जिससे खून बहने लगा। उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 टाके लगे, लेकिन धमकी दी गई कि मैं डॉक्टर को सच ना बताऊं। अब संतोष कुमार ने केवल ये आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि ईडी के खिलाफ एफआईआर कर दी है। एफआईआर में ये भी कहा गया है कि संतोष के खून लगे कपड़ों को बदला गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। और इसी एफआईआर के बदौलत रांची की पुलिस न केवल ईडी के दफ्तर में जाती है, बल्कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ईडी के दफ्तर में तलाशी चलती है। और ये तलाशी मामूली तलाशी नहीं है, आप समझो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, ईडी ने दिल्ली से लेकर रांची तक अपने सारे लीगल सेल को सक्रिय कर दिया और तुरंत ईडी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचती है। 16 जनवरी को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई भी की। अब आप समझिए, इतने आनन फानन में एक जांच एजेंसी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रही है। और बाय द वे, ये वही एजेंसी कर रही है जो देश भर के नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, सबको डराती है। सबकी हालत ईडी से खराब रहती है। आज ईडी एक मामूली एफआईआर से इतना डर रही है, यानी कि डराने वाला अब खुद डर रहा है। हालांकि अदालत की टिप्पणियां चौंकाने वाली थी। हाई कोर्ट ने जो प्राइमा फेसी होता है, उसके आधार पर पुलिस की रेड को प्री प्लान्ड, यानी कि पहले से योजनाबद्ध बताया। कोर्ट ने न केवल पुलिस की जांच को तत्काल रोक दिया है, बल्कि केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो ईडी दफ्तर की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को तैनात करे। तो बेसिकली कोर्ट का संदेश ये था कि अगर राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप करेगी, तो न्यायपालिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यायपालिका, अगर किसी आम इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाए। अगर मान लो ईडी में भी तो इंसान ही बैठे हैं, भगवान तो बैठे नहीं। अगर वो किसी पर्सन को हरास कर रहे हैं, उसको उसके साथ मारपीट की, ऐसा उस पर्सन का आरोप है, तो एटलीस्ट उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर आप एफआईआर नहीं होने देंगे, पुलिस को रोक देंगे, तो जो ये सुपर पावर दी जा रही है ईडी को, इसका मिसयूज नहीं होगा, इसकी कौन सी गारंटी है। और गारंटी की जरूरत भी क्या है, हम देख रहे हैं कि देश भर में इसका कैसे मिसयूज हो रहा है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में तर्क ये दिया है कि संतोष कुमार ने खुद को चोट पहुंचाई ताकि जांच को भटकाया जा सके, जबकि राज्य सरकार इसको मानवाधिकारों का हनन बता रही है। अब दो में से एक तो गलत है। ये गलत कौन है, ईडी गलत है या संतोष कुमार झूठ बोल रहे हैं, इसका फैसला तो जांच के बाद ही होता। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस जांच पे रोक लगा दी है। और रोक केवल एक जगह नहीं लगी है। रांची की इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले, यानी कि 15 जनवरी को, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ईडी के ऊपर बंगाल पुलिस की कार्रवाई को 3 फरवरी तक के लिए रोक दिया है। मामला आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल का, जहां पे ममता बनर्जी की सरकार और ईडी के बीच में 8 जनवरी की हुई रेड के बाद से दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने पे तुले हुए हैं। ईडी ने आईपैक और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पे छापेमारी की थी। जवाब में बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी थी। और जब ईडी भाग के सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है और राज्य पुलिस की कार्रवाई को 3 फरवरी तक रोक दिया है। पर रोक भले दिया है, लेकिन असल मायने में देखें तो इसी एक एग्जाम्पल ने झारखंड की पुलिस को भी रास्ता दिखाया और ईडी की कार्रवाई के बदले एक काउंटर एफआईआर किया गया। हालांकि देश का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ईडी की क्रेडिबिलिटी आज के समय में बची हुई है। ईडी कोई दूध की धुली हुई नहीं है और ये खुद उसके आंकड़े बताते हैं। 2025 के अंत में जारी हुआ आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि ईडी ने पीएमएलए के तहत लगभग 6000 से ज्यादा लोगों पे मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सजा पाने वालों की संख्या 20 से भी कम है, यानी कि वास्तविक दर 1% से भी कम बैठती है। इसीलिए विपक्ष का आरोप यह है कि ईडी दरअसल ट्रायल को ही एक सजा के रूप में बदल देती है, क्योंकि पीएमएलए के केस में जमानत भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये हमने केजरीवाल के भी केस में देखा है, हेमंत सोरेन के भी केस में देखा है। तो बेसिकली होता यह है कि पीएमएलए की धाराओं के तहत किसी को भी, किसी भी राजनेता को, आम इंसान को सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। और अंत में जब केस गिर जाता है, आदमी छूट भी जाता है, तब तक राजनीतिक मकसद पूरा हो चुका होता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, जितना भी इनको जरूरत होती है, उतना एक्सटेंशन लेके ये उस इंसान को जेल में रख लेते हैं।
अब भारतीय संविधान के मुताबिक अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, जबकि फाइनेंशियल क्राइम और इंटरनल सिक्योरिटी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब रांची पुलिस ईडी के दफ्तर में घुसती है तो हम इसको किस कैटेगरी में लें, इसकी व्याख्या तो कोई जज साहब ही करेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की कैटेगरी में आता है या दरअसल राज्य की सरकार अपनी पुलिस पावर का इस्तेमाल करके केंद्र की एजेंसियों की जांच में बाधा डाल रही है। हालांकि संजोग ये है कि जब रांची पुलिस एफआईआर लिख के ईडी के दफ्तर में छापा मारने गई, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जहां वो झारखंड में निवेश लाने की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उनके घर में, उनके राज्य में पुलिस और केंद्र की एजेंसियों के बीच में एक तरीके से कोल्ड वार छिड़ चुका है। अब ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देश की अंतरराष्ट्रीय इमेज के लिए अच्छा नहीं है। पर ये एक लाइन बोलने का भी अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की इमेज को किसे पड़ी है, जो पावर में है वो हर हाल में साम दाम दंड भेद लगा के किसी तरीके से पावर में बने रहना चाहते हैं। अगर एक दशक पहले हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजराबंद तोता कहा था, लेकिन ईडी तो ऐसा लग रहा है कि उससे कई कदम आगे जा चुका है और पीएमएलए कानून की सख्तियों के साथ तो ये तोता नहीं बल्कि बाज बन चुका है, जो हर राज्य में हर विपक्षी दल के जो मेन लीडर हैं उनको नोच नोच खाने में लगा हुआ है। और झारखंड से लेकर बंगाल तक जो हो रहा है, दरअसल वो विपक्षी खेमे के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसियों के हर एक्शन का जवाब राज्य पुलिस के रिएक्शन से दिया जाएगा ऐसा लग रहा है। और शायद अब ईडी के अधिकारी भी किसी पे धड़ल्ले से हाथ डालने से पहले डरेंगे कि उनकी खुद की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इस समय झारखंड और बंगाल दोनों में ही विपक्षी पार्टियां हैं। विपक्षी आई मीन डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो झारखंड में जमीन घोटाले से लेकर पेयजल घोटाले तक और बंगाल में कोयला से लेकर राशन घोटाले तक हो सकता है हर मामले में अब ईडी की सक्रियता और बढ़ा दी जाए। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, विपक्षी नेताओं को भी जांच से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सबका ये है कि आखिर ये जांच केवल चुनाव के वक्त ही क्यों शुरू होता है, चाहे वो दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर अब बंगाल हो। ये कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता, और अगर कोई इंसिडेंस है तो कितनी बार वही कोई इंसिडेंस हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, अब उनके यहाँ पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, केवल चुनाव के टाइम तक ही क्यों। सेम हालत झारखंड में हुई थी हेमंत सोरेन के साथ, उनको चुनाव से पहले 6 महीने तक जेल में डाला। बिहार चुनाव के दौरान लालू यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी लगातार तेज हो गई, और जैसे ही उस पर्टिकुलर राज्य से चुनाव खत्म होता है ईडी बिल्कुल शांत हो जाती है। उस केस का क्या होता है किसी को नहीं पता। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए उनके संस्थानों का मजबूत होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब एजेंसियां राजनीतिक प्रतिद्वंदता का अखाड़ा बन जाती हैं तो उसी समय न्याय मर जाता है। आज जो रांची में हुआ है वो केवल एक एफआईआर नहीं है, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो केंद्र और राज्य के बीच में बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत बनता है, कैसे बच पाता है। फिर आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके और कैसे देखते हैं आप रांची पुलिस की इस कार्रवाई को, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आप तक ला पाएं।